हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने अल्फ़ा डीके के बारे में बात की कि अल्फ़ा डीके क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है ये, इसकी हमने कंडीशंस वगैरह देखी, साथ में हमने एनर्जी देखी। आज हम बात करेंगे बीटा डीके की। जैसे कि आप सभी को पता है, बीटा पार्टिकल्स कुछ नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे पहली बात, बीटा डीके अल्फ़ा डीके की तरह ही एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, ठीक है ना। और बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक कॉमन सी बात देखो, बीटा डीके का मतलब है न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं। बीटा पार्टिकल्स के बाहर आने का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, पर न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, फिर ये इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर आ रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ दो होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, फिर ये इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर आ रहे हैं? तो एक्चुअल में होता क्या, एक बार ज़रा समझते हैं। मान लो हमारे पास में कोई न्यूक्लियस है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ग्रेटर देन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ग्रेटर हैं तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया, क्योंकि N/Z का रेशियो 1 नहीं आ रहा। तो अब क्या होना चाहेगा, अब न्यूक्लियस स्टेबल बनना चाहेगा, तो उस केस में ये जो न्यूट्रॉन है ये आपका डिके कर जाएगा, किस में? एक तो प्रोटॉन बना देगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, साथ में यहाँ पर एक और पार्टिकल रिलीज होगा। इसकी हम अभी बात करेंगे कि ये क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो बीटा डीके क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन अगर बड़ा है, मान लीजिए प्रोटॉन से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं, तो एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए, न्यूक्लियाई अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक नए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में रिजोल्व हो जाएगा। अब देखो, अगर आपको रेडियो एक्टिविटी की लॉ हो तो मैंने लिखवाया था, अगर बीटा डीके होगा तो आपका मास पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट विल बी देयर ऑन मास। जबकि अल्फा डीके में मास पे इफेक्ट हो रहा था, कल हमने देख भी लिया। अब क्या होगा, ये मास पे क्यों इफेक्ट नहीं हुआ? देखो, मान लो मेरे पास में कोई सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ समझाने के लिए। मान लो मेरे पास में 10 न्यूट्रॉन थे, 5 प्रोटॉन थे, तो टोटल मास 15 हो गया। अब मेरा इन 10 में से एक न्यूट्रॉन जो है वो ब्रेक कर गया P पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में। अब एक न्यूट्रॉन ब्रेक हो गया तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 9। एक अलग नया प्रोटॉन बन गया तो नए प्रोटॉन कितने हो गए? 6। अगेन कितना हो गया? 50। तो मास नंबर रिमेन सेम, इसलिए मास पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, मास नंबर रिमेन सेम। तो ये तो थी पहली कंडीशन, अगर n ग्रेटर हो। अब चलिए ज़रा हम देख लेते हैं दूसरी कंडीशन भी। अगर प्रोटॉन ग्रेटर हो न्यूट्रॉन से नंबर, अभी भी वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, तो इस बार हमारा जो प्रोटॉन है वो ब्रेक हो जाएगा। किसके अंदर ब्रेक हो जाएगा हमारा प्रोटॉन? न्यूट्रॉन के अंदर प्लस में एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल निकलेगा, साथ में एक अलग पार्टिकल और निकलेगा, इसकी भी हम अभी बात करेंगे क्या है ये। देखिए, बीटा डीके में दो तरह के आपके बीटा पार्टिकल निकल सकते हैं, एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकल सकता है और एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। बीटा नेगेटिव पार्टिकल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो बीटा पॉजिटिव है इसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है ना। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये। बेसिकली हर एक पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसका जो चार्ज है वो उल्टा हो जाता है, कुछ एक प्रॉपर्टी बदल जाती है, उल्टी हो जाती है, बाकी सेम रहती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में आ गया बीटा डीके। अब एक चीज़ ज़रा देखते हैं हम लोग बीटा डीके को समझने के लिए। अब जब हम इस बीटा डीके को कुछ इस तरह से ले ले, ये इसकी रियल इक्वेशंस हैं। अब देखिए, अगर मेरे पास में एक न्यूट्रॉन है और वो टूट रहा है एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, दैट्स ऑल, आगे कुछ नहीं। अब क्या होगा जब ये चीज़ें होंगी? अब देखो, न्यूट्रॉन की स्पिन कितनी होती है? न्यूट्रॉन की स्पिन होती है हाफ, प्रोटॉन की स्पिन भी हाफ, इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी हाफ। अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा लगाऊं, एंगुलर मोमेंटा, तो इसकी स्पिन अगर हाफ है तो यहाँ पर भी स्पिन कितनी आनी चाहिए? हाफ आनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि जो मेरा एंगुलर मोमेंटा वो क्या रहे? कंजर्व रहे। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ तो यहाँ पर तो टोटल स्पिन 1 बन गई, जबकि यहाँ पर स्पिन कितनी है? हाफ बन गई। अगर मैं मान लो इस इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन भी लेता हूँ तो यहाँ पर कितना बन गया? 0, जबकि यहाँ पर कितना है? हाफ। तो दोनों ही केसेस में मेरा लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटा कंजर्व नहीं हो रहा है, जबकि हमें पता है लॉ ऑफ मोमेंटा और लॉ ऑफ एनर्जी तो कंजर्व रहने चाहिए। इसका मतलब है कि बीटा डीके का एक्सप्लेनेशन जैसा हमें दिख रहा है वैसा नहीं, ठीक है ना। तो ये तो वायलेशन हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा का। एक ग्राफ और बना देता हूँ, फिर आगे समझाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, ये मेरे पास में
इधर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इधर हैं एनर्जी। तो मैंने देखा हर एक इलेक्ट्रॉन सर्टेन एनर्जी के साथ निकल रहा है, और ये जो स्पेक्ट्रम है आपका ये किस तरह का है, कॉन्टीन्यूअस नेचर का है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रा बनेगा, सर्टेन एनर्जी के साथ निकलेंगे। हर इलेक्ट्रॉन के पास में एक मैक्सिमम एनर्जी होगी, उससे ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन पोजेस नहीं करेंगे। इसको हम बोलते हैं एंड एनर्जी, कि ये एंड एनर्जी, ठीक है ना। अब अगर हम देखें इस ग्राफ को, तो जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं और जो एंड एनर्जी हमारी निकल करके आ रही है वो सप्लाइड एनर्जी से कम है, यानी कि मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी ओबे नहीं हो रहा है। तो देखो अगर मैं बीटा डीके की बात करूँ तो ना तो मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा ओबे हो रहा है, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटा कह दो, मोमेंटा कह दो, और ना ही मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे हो रहा है। तो बीटा डीके एक ऐसा मतलब फिनोमेना था जिसके अंदर ना तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे हो रहा था, ना मोमेंटा ओबे हो रहा था। तो पोली ने इसे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ऐसा कहा कि हो सकता है बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ में कोई नया पार्टिकल रिलीज हो रहा हो जिसको हम सेंस ना ले पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ में एक नया पार्टिकल रिलीज होता है और उस पार्टिकल का नाम है न्यूट्रिनो। एक न्यूट्रिनो रिलीज हो रहा है, ये न्यूट्रल होता है नेचर में। तो जैसे ही इस न्यूट्रिनो को इंक्लूड किया गया इक्वेशन में, सडनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा भी सेटिस्फाई हो गया और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी सेटिस्फाई हो गया, दोनों चीज़ें हमारी सेटिस्फाई हो गई। इसलिए हमने यहाँ पर जो रियल इक्वेशन थी उसमें न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन प्लस में इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ, न्यूट्रॉन सॉरी प्लस नहीं, न्यूट्रॉन ब्रेक डाउन करने के बाद में प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन बना, साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो निकल करके आया। अगर मैं ऊपर बार लगा देता हूं तो ये एंटी है, ठीक है ना, तो एक एंटी न्यूट्रिनो आपका क्या आया, बाहर निकल करके आया। और जबकि यहाँ पर जब प्रोटॉन ब्रेक हो रहा है तो क्या निकल करके आया, आपका एक न्यूट्रिनो निकल करके आया। ये क्यों निकल करके आया, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा क्या हो सके, आपके वैलिड हो सके, ठीक है। हालांकि ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस दिया था पोली ने, पर बाद में हमने इन न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट भी कर लिया। यूजुअली क्योंकि न्यूट्रिनो के पास में देखो खुद का ना तो चार्ज होता है, ना ही ये किसी ईएम वेव को जनरेट करते हैं, तो इनको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। न्यूट्रिनो लेटर डिटेक्ट हुए 1932 के करीब, और इन्हें डिटेक्ट करने के लिए एक प्रोसेस यूज की गई और उसका नाम था इनवर्स बीटा डीके। हम बात नहीं करेंगे इसकी, ये नहीं है अपने पास में अभी सिलेबस में। खैर, इन्हें डिटेक्ट करने के लिए न्यूट्रिनो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं। हो सकता है इस वक्त आपकी बॉडी से मिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो क्रॉस कर रहे हों, पर हमें कभी पता नहीं लगता है, क्योंकि ना तो इनके पास मास होता है ना चार्ज होता है। इनको डिटेक्ट करना बहुत ही टिपिकल वर्क होता है, जैसे फोटोन हो गए, पर फोटोन क्योंकि विजिबल होते हैं तो हम डिटेक्ट कर लेते हैं, पर ये तो विजिबल भी नहीं होते, ठीक है ना। तो ये था बेटा बीटा डीके। चलिए अब ज़रा थोड़ा सा आगे देखते हैं, हम एक डीके और देख लेते हैं, और वो है आपका गामा डीके। गामा डीके सबसे आसान है। गामा डीके में क्या होता है, आपके फोटोन्स रिलीज होते हैं एनर्जी के। अब देखो क्या होगा, मान लो मेरा एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन टूट गया। जब ये टूटेगा तो न्यूक्लियस में मैंने आपको बताया था एनर्जी लेवल्स होते हैं। जब ये न्यूट्रॉन टूटेगा तो प्रोटॉन क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल पर होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन अनस्टेबल था तभी तो टूटा। न्यूट्रॉन ऑलरेडी हायर एनर्जी लेवल पर था। अब ये प्रोटॉन क्या चाहेगा कि मैं लोअर एनर्जी लेवल पर आऊँ, तो जब ये हायर से लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा तो ये अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, दीज आर नोन एज गामा रेज, ठीक है ना। तो जो गामा डीके होता है वो सिर्फ किस वजह से होता है, क्योंकि आपके जो न्यूक्लियॉन्स बने हैं, वो जो न्यूक्लियॉन्स हैं आपके, दोज आर एट हायर एनर्जी स्टेट पर है, ठीक है ना। और वो न्यूक्लियॉन्स हायर से कहाँ जंप कर जाते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट पर जंप कर जाते हैं, और जैसे ये हायर से लोअर पर जंप करते हैं तो ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एक गामा रे को, फोटोन को, ठीक है ना। तो ये फोटोन को रिलीज करते हैं।
इस तरह से गामा डीके होता है। देखो मैंने आपको बताया था रेडियो एक्टिविटी में अल्फ़ा और बीटा अलग अलग होंगे, पर इनके साथ में गामा हो सकता है। अब क्यों हो सकता है, देखो बीटा डीके में हायर अनस्टेबल स्टेट में गया, हायर एनर्जी में एनर्जी लूज करेगा, नीचे तो आएगा ही आएगा, तो गामा रिलीज होगा। इसी तरह से अल्फ़ा भी क्यों होगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी हायर स्टेट में गया, स्टेबल होने के लिए उसको रिलीज़ करेगा, तो बाकी बचे हुए एटम आपके लोअर स्टेट में आएंगे ही आएंगे, तो भी क्या होगा, गामा रिलीज होगा। ठीक है, तो ये था बेटा आपका अल्फ़ा बीटा एंड गामा डीके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।